हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर और चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है। पिछले क्लास में एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी, एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा दिया था, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, थ्योरेटिकल वैल्यूज, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। तो फिर आज की क्लास में एक टॉपिक बाकी था, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, जेई वालों के तो सिलेबस में है, साथ साथ में मैंने कहा था नीट के साथ साथ जेई मेंस वाले बच्चों के लिए भी सारे लेक्चर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ के जाओ, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को पढ़ के जाओ, क्वेश्चन बन सकता है। एक आध बार पूछा हुआ भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे, तो थोड़ा ये क्या है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो कई बार क्लेम हो जाता है कि नहीं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो आपके है ही ना, तो ठीक है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ के सभी जाना है। सारे हथियार जो है वो हमारे पास होने चाहिए, युद्ध में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात करें, एजियोट्रोप की बात करें तो भाई एजियोट्रोप होता क्या है, क्या होता है एजियोट्रोप? अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना। कोई बच्चा पूछे, देखो एजियोट्रोप को एजियोट्रोप ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, और हिंदी में बोलते हैं स्थिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्वाथी, क्वथनांक, है ना, मिक्सचर मिश्रण। ठीक है, तो भाई एजियोट्रोप जो है बेटा, ये हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, दो चीजें मिलाऊंगी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा बाइनरी सॉल्यूशन है और दोनों मुझे लिक्विड लिक्विड चाहिए, सॉल्यूट भी लिक्विड चाहिए और सॉल्वेंट भी लिक्विड चाहिए। तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड लिक्विड मिला दूं एजियोट्रोप हो जाएगा, तो मैं कहूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। एजियोट्रोप का मतलब है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब यहाँ उलझे सारे के सारे के, ये क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर से क्या समझे, है ना। अगर हम दो लिक्विड मिलाते हैं तो ऑब्वियस है एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कम वाला पहले बॉइल होना चाहिए, ज़्यादा वाला बाद में बॉइल होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है, मतलब दोनों लिक्विड एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, ऐसा कैसे? तो हम कहेंगे हमने बनाया है ना। इसका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स होता है, सर्टेन कंपोजिशन मिक्सचर है। हम बनाएंगे भाई, हम बनाने वाले हैं इसको, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो भाई एक सर्टेन कंपोजिशन मिक्सचर होता है, निश्चित क्या बोलते हैं, संगठन होता है, कंपोजिशन इसका फिक्स होता है, वो हम बनाएंगे। भाई 95.5 और 4.5 रखना है कि 95 5 रखना है कि 68 32 रखना है, ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर मान लेते हैं। है क्या चीज़? तो देखो, दो लिक्विड लो, उनका सर्टेन कंपोजिशन, एक कंपोजिशन तैयार करो, एक फिक्स कंपोजिशन तैयार करो, और अब तुम क्या देख रहे हो कि दोनों लिक्विड एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। मतलब अगर मैंने 95 और 5 लिया है, ठीक है, तो ये तो मैंने लिया है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन ने राउल्स लॉ पढ़ा था तो अपन ने कहा था कंपोजिशन तुम कुछ भी बना लो, लेकिन जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, हवा में ज़्यादा होगा वेपर में, उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो कम वेपर बनाएगा, और उसके मोल फ्रैक्शन वेपर में क्या होंगे, कम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमने एक ऐसा कंपोजिशन तैयार किया है कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दोनों क्या है, बराबर। क्या आपने 95 5 लिया है ना, अब हवा में भी आपको 95 और 5 ही मिलेगी, इनमें से कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, कोई पहले नहीं जाएगा कोई बाद में नहीं जाएगा, है ना। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इनके लिए फॉर एजियोट्रोप्स एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ फिक्स है। क्या फिक्स है एजियोट्रोप्स के लिए? तो बेटा एजियोट्रोप्स के लिए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज आपने जो लिया ये तो आपके ऊपर है भाई, हम सॉल्यूशन बना रहे, लेकिन वेपर प्रेशर भले ही कम ज़्यादा हो, इस कंपोजिशन पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बराबर आएगा, जितना लिया है उतना ही आएगा। तो ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज
इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये एजियोट्रोप्स की बात चल रही। अब हम कहेंगे ठीक है चलो, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे, तो फिर आप इनको अलग नहीं कर पाओगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो हम कहेंगे नहीं, है ना, दे कांट बी सेपरेटेड बाय, हम इनको कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हम चाहें तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करने में क्या होता है, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस वाला ही लेंगे, लेकिन कंपोजिशन हम ऐसे तैयार कर रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है वो सेम हो। दो लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर आप सेपरेट करना चाहते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हिंदी लिखोगे प्रभाजी आसवन, है ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर आप दो लिक्विड को अलग करना चाहते हो तो उनका जो तुम कॉम्बिनेशन ले रहे हो, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मैंने क्या लिया, दोनों लिक्विड लिए तो मैंने उनका एक कंपोजिशन लिया, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज शुड बी डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए। भाई एक जल्दी बॉईल होता हो, एक लेट बॉईल होता हो, तभी तो जो जल्दी बॉईल होगा उसको मैं अलग कर दूँगी, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हम एजियोट्रोप को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। समझ में? डेफिनेशन क्लियर हुआ कि भाई एजियोट्रोप कोई पूछ ले क्या होता है, तो हम कहेंगे एजियोट्रोप बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन होता है, दोनों कंपोनेंट इसके लिक्विड लिक्विड होते हैं। अब एजियोट्रोप जो वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन फिक्स है, लेकिन उसके दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बॉईल होते हैं। उसके बाद में एजियोट्रोप पे हम जो लिक्विड फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, हम जो कंपोजिशन बना रहे हैं, बॉईल होने के बाद में भी उसका वेपर फेज में कंपोजिशन सेम रहता है ना। यानी इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने लिक्विड ए लिया है तो इसका लिक्विड फेज में कंपोनेंट और इसका वेपर फेज में इसका कंपोजिशन दोनों क्या है, सेम, है ना। और अगर मैंने बी लिया है तो बी का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी बोलो, वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब हमें कैसे पता चला, बैठे बैठे कैसे सोचा कि भाई ऐसा भी कुछ हो, तो हम कहेंगे देखो ऐसा बना सकते थे। दो तरह के एजियोट्रोप होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन तो राउल्स लॉ को फॉलो करते, तो आप कहोगे अच्छा राउल्स लॉ को फॉलो करते, वो तो आइडियल थे। राउल्स लॉ को ना फॉलो करने वाले नॉन आइडियल थे, और नॉन आइडियल दो तरह के थे। एक था भाई पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, है ना, एक कंपोजिशन क्या था, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हम कहेंगे हाँ ये तो हमने पढ़ा था कि भाई राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला लिक्विड लिक्विड कंपोजिशन। और दूसरा क्या था, तो बच्चे दूसरा था नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, अब आपने बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा क्यों लिखे, तो बच्चे मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्स होते हैं, है ना। अगर आप कह रहे हो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ग्रेटर देन क्या था, पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप वो कंपोजिशन जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और नेगेटिव डेविएशन मतलब पी टोटल लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो वेपर प्रेशर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो दो तरह के एजियोट्रोप है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ो तो बस ये इतना है, और इसका एग्जाम्पल क्या था, अल्कोहल प्लस वाटर, और इसका नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। भाई जैसे मान लो पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, इथेनॉल जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे 78.4 पे बॉईल होता है, तो मिक्सचर जो है वो 100 से भी नीचे होगा, 78 के भी नीचे होगा, 78 इथेनॉल 78.4 पे हो रहा है ना, तो ये 78.1 पे या 78 पे बॉईल होगा। तो मान लेते हैं ठीक है, कई जगह तुमको 80 पढ़ा देगा, भाई 100 है 80 है, मिक्सचर 78 पे बॉईल होता है, ऐसे मान लो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे वाटर आपका 100 डिग्री पे हो रहा है,
नाइट्रिक एसिड 100 से थोड़ा कम होता है, लेकिन मिक्सचर तुम कंपोजिशन ऐसी सेट करो तो तुम देखोगे मिक्सचर जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है 393 केल्विन पे। तो कहेंगे ऐसा भी पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। देखो ये ग्राफ दिया है आपको, ये ग्राफ हमने पढ़ा था ना वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, है ना। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, देखो मैंने शुरू में क्या कहा था, A 0 है तो प्रेशर 0 है, जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ रही है इसका प्रेशर बढ़ेगा। सिमिलरली देखो B 0 है तो प्रेशर 0 है, और जैसे ही B हाईएस्ट हुआ, है ना, B की वैल्यू 1 हो गई XB की, तो प्रेशर PB। और अगर PA और PB मिला लो तो ये। फिर देखो राल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि हम तो नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं, तो राल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये ग्राफ जो है ये ऊपर से आएगा। तो देखो इस ग्राफ का जो पीक है बेटा, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ तुम देखो मिक्सचर का वेपर प्रेशर ओवरऑल सारे पॉइंट से क्या है, ज्यादा है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ। ये कंपोजिशन देखो x से कितना हो x भी कितना हो, है ना, तो x भी इधर आ रहा है, देखो x भी ज्यादा है और x से क्या है, कम है ना। तो मान लो पानी इसका 4.5% है, ये आपका अल्कोहल है ना, ऐसा दिया भैया, देखो इथेनॉल 95.5% है, वाटर 4.5% है। तो यहाँ देखो मान लो वाटर थोड़ा सा आगे गया और ये इथेनॉल यहाँ से पीछे आई। ये कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। और इसी का उल्टा ग्राफ ले लो, है ना, इस कंपोजिशन को डॉट डॉट करके यहाँ मिला लूँ तो देखो ये ग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बोला तुम्हें, वाटर 4.5% है, यहाँ जाओ वाटर मान लो 100% वाटर है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है 373, और यहाँ अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351। तो तुम देखो ये ग्राफ जो है ना, इसमें ये वाला पॉइंट ही, इस पॉइंट पे तुम क्या देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये मिनिमम आ रहा है। तो कंपोजिशन सेम रखना है ना, इसीलिए मैंने इसी ग्राफ को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है, वापस तुम खुद बना के देखना चाहो तो तुम बना के देखो। देखो तुमने क्या पढ़ रखा है पहले तो वो सोचो। तो हम कहेंगे हमने सीखा था 2 ग्राफ बनाने हैं ना, कट टू कट, तो मैं ऐसे बनाई थी। ठीक है, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था एक ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन, ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, 2 अलग अलग लिक्विड थे तो मैं ऐसा ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या देखा था कि भाई यहाँ x से 0 है ना, और यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कंपोजिशन बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू 1, तो हम कहेंगे ठीक है ना, तो यहाँ PA 0 हो जाएगा और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ PA P0A XA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप कह रहे हो कि यहाँ XB जो है वो 0 है और यहाँ XB 1 है, तो हमका पढ़ाई था हमने, तो हम कहेंगे हाँ ये ग्राफ कुछ ऐसा था, और यहाँ XB 1 है तो हाईएस्ट प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू PB। अब PA और PB को ऐड कर दो तो ये हमारा P टोटल प्रेशर था। लेकिन ये बातें तो आइडियल के लिए थी, एजियोट्रोप तो बनता ही नॉन आइडियल से, आइडियल से तो नहीं बनता। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये नॉन आइडियल है और मान लो राल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो इससे क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में, देखो मुझे ये ऐसा कुछ ग्राफ में, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला पूरे दोनों लिक्विड A है ना और लिक्विड B का ऐसा कंपोजिशन जहाँ पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट है। अब इसी वेपर प्रेशर को अगर मैं नीचे ले आऊँ और सेम ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के साथ, तो मुझे ग्राफ में देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां बॉइलिंग पॉइंट क्या है ग्राफ में, मिनिमम है। तो बस ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्लियर। और सेम चीज क्या हो गई, तो मैं कहूंगी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। और डिटेल में समझना चाहो तो देखो ये मेरे पास जो है वो A का कंपोजिशन है ना, ये x से 0 है, धीरे धीरे बढ़ा, ये A का कंपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास ये आ गया दूसरे लिक्विड का कंपोजिशन, ये, और ये मेरे पास आ गया हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है, ये लिक्विड और वेपर, ये ऊपर वाला लिक्विड है, ये वेपर है, ये लिक्विड है, ये वेपर है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन जो है जहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम है, इस कंपोजिशन पे एजियोट्रोप बनेगा।
जहां ओवरऑल मिक्सचर का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली दोनों से क्या है, ज्यादा है, हाईएस्ट है। और बॉइलिंग पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिनिमम हो गया, ये कंपोजिशन। आगे बात समझ में? तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, एजियोट्रोप मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या है, मिनिमम है। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट देखो, या मान लो बॉइलिंग पॉइंट पानी है तो 373 है, यहाँ अल्कोहल है तो मैं 351.4 कर देती हूँ, तो यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगा, इन दोनों से ही कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर जो है वो दोनों से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जाम्पल है इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल मिलाओ 95.5% और वाटर मिलाओ 4.5%, तो इस कंपोजिशन पे तुम्हें मिलेगा कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर हाईएस्ट है। हाई बात समझ में? और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोवेस्ट है। क्लियर है? अब उल्टा पढ़ते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो जो आपका ग्राफ था उसमें देखो, नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ में एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, है ना, नेगेटिव डेविएशन ही। तो इस पॉइंट पे मुझे क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे मुझे क्या लग रहा है कि भाई ये जो है यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो इन दोनों ही कंपोजिशन से क्या है, दोनों ही क्या बोलेंगे, मिनिमम वेपर प्रेशर है। ठीक है, दोनों ही वेपर प्रेशर से क्या है, लीस्ट आ रहा है। और जब मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट वाले में ले जाऊंगी तो इसी पॉइंट पे देखो, इसी कंपोजिशन पे मुझे बॉइलिंग पॉइंट पीक पे मिलेगा। तो बनाऊंगी यहाँ, ठीक है ना। अब ये जो कंपोजिशन है बेटा, ये ठीक है, यहाँ पे आपको लिक्विड प्लस वेपर दोनों मिलेगा, यहाँ पे भी लिक्विड प्लस वेपर मिलेगा। इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम और इस कंपोजिशन पे क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो एक ऐसा कंपोजिशन ढूंढो ग्राफ में जब बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो, तो हम कहेंगे देखो ये हाईएस्ट है ना, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर है, और यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या मिल रहा है, हाईएस्ट मिल रहा है। आगे बात समझ में? ये तो ये आपके क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर कम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो ये कंपोजिशन मिलेगा आपको नाइट्रिक एसिड और वाटर पे। नाइट्रिक एसिड ले लो 68% और वाटर ले लो 32%। तो तुम देखो मिक्सचर जो है वो 393.5, तो 373 पे 100 होता है ना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम क्या देख रहे हो कि मिक्सचर बॉईल होता है। तो पानी तो आपका 100 पे बॉईल होता है ना। और नाइट्रिक एसिड देखो 359, मतलब पानी से कितना कम कर दूं, लगभग 20 कम कर दूं, 80 डिग्री पे आपका नाइट्रिक एसिड बॉईल हो रहा है, 100 पे पानी बॉईल हो रहा है, और मिक्सचर तो आपका 120 पे बॉईल हो रहा है। कब? जब कंपोजिशन ये होगी। तो ये कंपोजिशन मतलब इसमें नाइट्रिक एसिड आपका 68% है और वाटर जो है वो आपका कितना है, 32% है। आगे बात समझ में? ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो एजियोट्रोप के ग्राफ क्लियर है। आपको मान लो ग्राफ दे दे और आपको कहे लो बताओ इसमें है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एजियोट्रोप का कंपोजिशन क्या है, तो आपको यहाँ वैल्यूज दे देगा, आप पढ़ के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर की कहानी, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 कलरलेस लिक्विड है ना। H2O2 में परऑक्साइड लिंकेज है बेटा। परऑक्साइड लिंकेज समझते हो ना, O सिंगल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो भाई इस बॉन्ड को हम परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो H2O2 में परऑक्साइड बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, H2O2 में अगर मैं N फैक्टर की बात करूं तो O2-2 है ना, तो N फैक्टर कितना है, 2 है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 है, O2-2, 2 ऑक्सीजन का चार्ज मिला के -2 है तो एक का तो -1 हुआ, ऐसे। फिर इसकी स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। H2O2 यूं नहीं सीधा सीधा बना दो HOOH, नहीं, O सिंगल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एक अलग प्लेन में जा रहा है, दूसरा अलग प्लेन में जा रहा है।
ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स से। तो ट्विस्टेड सिमेट्री होती है, ये प्लेनर नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यूज़ कहाँ करते हैं, तो भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्मेटिक्स, है ना भाई, ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है तो ब्लीच करने के काम आता है, कलर उड़ा देता है, ठीक है, तो बालों को ब्लीच करना है, स्किन को ब्लीच करना है, तो कॉस्मेटिक है ना, कोई ज़्यादा पॉइजनस है, टॉक्सिक है नहीं, स्किन इरिटेशन नहीं करता है, तो काम में आ सकता है, मेडिसिन में काम आता है, और सबसे ज़्यादा रॉकेट प्रोपेलेंट में काम आता है। भाई क्यों ही पढ़े हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो किसी का कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, तो हम कहेंगे नहीं, ये काम बहुत ज़्यादा आता है। चाहे आपकी क्या बोलते हैं, रॉकेट का फ्यूल हो, रॉकेट प्रोपेलेंट मतलब रॉकेट का ईंधन, रॉकेट का फ्यूल, ठीक है, मेडिसिन में काम आ ही रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत काम आ रहा है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ही ये है कि 1 लीटर H2O2 आपको कितनी O2 गैस दे रहा है। अगर पूछे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम 1 लीटर H2O2। मान लो कि एक बॉटल पे 10 VH2O2 लिखा है, तो बेटा 10 VH2O2 मतलब 10 वॉल्यूम, 10 लीटर तुम्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी अगर तुमने 1 लीटर H2O2 लिया, ठीक है। अगर कहीं लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2, है ना बच्चे, तो 20 वॉल्यूम H2O2 से क्या समझे, तो तुम कहोगे 1 ml H2O2 से कितनी मिलने वाली है, 20 ml O2 लिबरेट होने वाली है STP पे। लीटर हो तो लीटर में ले लेना, ml हो तो ml में ले लेना, तकलीफ क्या है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे हाँ सिंपल है, कहीं 10 वॉल्यूम लिखा है तो 10 लीटर O2 आ रही है 1 लीटर से, 20 वॉल्यूम लिखा है तो 20 लीटर O2 आ रही है 1 लीटर से। अब उससे हम इसकी मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो आपने दे दी, चलो कैसे क्या हम रिलेशन बताएंगे, तो हम कहेंगे देखो आप इक्वेशन पढ़ो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से आपको मिल रहा है वाटर और O2, बैलेंस करो तो आप कहोगे 2 मोल H2O2 से ऑक्सीजन मिल रहा है 1 मोल, सही है। अगर यहाँ 2 मोल है तो ऑक्सीजन कितना है 1 मोल, तो भाई अगर यहाँ 1 मोल है तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है हाफ मोल। अब तुम्हें पता है 1 मोल 22.4 लीटर होता है, ये तो तुम सबको पता है ना। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP कितना होता है 22.4 लीटर। अब आप कह रहे हो नहीं आधा मोल, तो आधा मोल मतलब कितना हो गया 11.2 लीटर, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको 11.2 लीटर क्या दे देता है, O2 दे देता है, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। अब देखो 11.2 लीटर ऑक्सीजन के लिए आपको ये 1 मोल चाहिए, 1 लीटर के लिए आपको 1/11.2 चाहिए, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, अगर 20V लिखा था तो 20 लीटर मिल रही थी, 10V लिखा था तो 10 लीटर मिल रही थी, तो V क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो V लीटर लिखा है तो V लीटर मिलेगी ऑक्सीजन, है ना। तो 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1/11.2 मोल चाहिए थे, तो फिर V लीटर के लिए कितना चाहिए, तो मैं कहूँगी V/11.2। बात क्लियर है ना यहाँ तक। 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, O2 कितनी आई, तो तुम कह रहे हो 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, O2 कितनी आई, तो तुम कह रहे हो आधा मोल, आधा मोल मतलब 11.2 लीटर STP पे। 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11.2 लीटर क्या दे रही है STP पे ऑक्सीजन। तो यहाँ 11.2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 कर दूँ तो यहाँ 1/11.2 है, और यहाँ V कर दूँ तो 1/11.2 इंटू V मोल H2O2, कोई दिक्कत नहीं। अब मोल पता है तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो हम कहेंगे हाँ मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मोल कितने थे, तो मोल तो मेरे पास V/11.2 थे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या बोलते हैं मोलैरिटी फाइंड करना है, तो मैं कह दूंगी मोल अपॉन वॉल्यूम लिख दो, मोल आपका ये गया V/11.2, ठीक है। मोलैरिटी फाइंड करो, 1 लीटर सोल्यूशन ले लो तो मोल्स पर लीटर मोलैरिटी, तो ये हो गया इतने मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी आ गई तुम्हारे पास V/11.2, कोई टेंशन नहीं है, तो हम कहेंगे ओके भाई ये तो ठीक है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना हो तो ऐसे याद कर लो बच्चे कि मोलैरिटी जो है ना, मोलैरिटी जो है वो क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करो, तो बच्चे अगर मोलैरिटी दी हुई हो तो 11.2 से मल्टीप्लाई कर लेना,
है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। अब नॉर्मैलिटी आ गई तो तुम्हें एन फैक्टर पता है क्या, तो हम गए यहाँ नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, पेरोक्साइड का एन फैक्टर 2 बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 11.2 की जगह 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करनी है और नॉर्मैलिटी दी हुई है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करनी है और नॉर्मैलिटी दी हुई है, तो नॉर्मैलिटी इंटू 5.6, ठीक है। तो मोलैरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मैलिटी को 5.6 से, और नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना। ये तो दिक्कत ही क्या है तुम्हारे पास, क्लियर है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हो गया नॉर्मैलिटी इंटू क्या बोलेंगे 5.6, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये अब हम कहेंगे चलो ये तो सिंपल सी बात थी, यहाँ क्या ही सोचे, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, सीधे सीधे 2 फॉर्मूले ही बनाना तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा है ना, मतलब इसमें ना क्या करते अगर नीट वाले बच्चे हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2 फॉर्मूले याद करके आप अपना क्वेश्चन बना दो कि अगर मुझे मोलैरिटी फाइंड करनी है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और इसको मैं 11.2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। और अगर मुझे नॉर्मैलिटी फाइंड करनी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, इसको मैं क्या करूँगा 5.6 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है, नॉर्मैलिटी, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं यहाँ पहुँच ही जाऊँगी, क्लियर। अब जेई में इसके सवाल आ चुके हैं, एक बार पहले सिंपल क्वेश्चन देखते फिर जेई के क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखो डेंसिटी ऑफ 56 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम कह रहे हैं 56 है, और आपको डेंसिटी दी है 560 ग्राम पर लीटर। पहला काम है मोलैरिटी निकालो, तो अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोलैरिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय, तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय 11.2, बोलो कितना आएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा क्या, है ना। तो हम कहेंगे चलो मोलैरिटी तो आ गई है ना 560, देखो 100 का 5 गुना 500 और 12 का 5 गुना 60, तो 560, ठीक है। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वेट बाय वॉल्यूम है ना, मुझे ये देखना है कितने वॉल्यूम में कितना वेट है, तो देखो 5 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो है 5 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या, तो मैं कहूँगी इसका मतलब वॉल्यूम तो 1 लीटर है ना, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। और H2O2 के मोल कितने, तो मैं कहूँगी H2O2 के 5, है ना। मैंने मोलैरिटी फाइंड कर ली पहले सिंपल फॉर्मूले से, और 5 मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मोल कितने हैं 5, तो H2O2 के मोल मेरे पास 5 आ गए, इसमें क्या। अब मुझे वेट बाय वॉल्यूम चाहिए ना बच्चे, तो वेट कैसे फाइंड करूं, तो मैं कहूँगी मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो आप कह रहे हो मोल तो 5 है ना, और H2O2 का मोलर मास, O2 का कितना 32 और H का 2 34, तो भाई यहाँ मास आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 5 4 20, 15 और 70, 170 ग्राम्स जो है वो मेरे पास मास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे मास थोड़ा ना पूछा है, इसने तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछा है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब मास आपका ग्राम्स में, वॉल्यूम आपका ml में, मल्टीप्लाई विद 100, है ना, तो ये आ गया 17%, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया 70। अब आप कह रहे हो कि नहीं मोल फ्रैक्शन, तो बच्चे मोल फ्रैक्शन मतलब 2 अलग अलग कंपोनेंट, तो H2O2 सॉल्यूशन है, तो एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेती हूँ, एक वाटर ले लेती हूँ, है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मोल तो सीधे 5 है ही सही, वाटर तो भाई 1 लीटर, 5 मोल किस में है 1 लीटर में है, 1 लीटर, और वाटर का नहीं 1 लीटर नहीं, मुझे डेंसिटी दी हुई है, सॉरी
H2O2 पूरा सोल्यूशन है ना, आपके पास डेंसिटी भी तो है सोल्यूशन की, कितनी है 560 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो चलो 560 ग्राम पर लीटर, तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी 560, मास मुझे फाइंड करना है ना, लीटर आपका 1 लीटर पूरा सोल्यूशन है जिसमें H2O2 भी, एक्चुअली वो भी लिक्विड है, इसलिए सॉलिड होता ना तो मैं चला लेती, लेकिन H2O2 भी लिक्विड फॉर्म में है ना, इसलिए। तो देखो मास 560 ग्राम पर लीटर, तो भाई ये तो एक ही कर देती हूँ ना, ये लीटर है, तो मास आ गया पूरे सोल्यूशन का 560 ग्राम्स, है ना, लेकिन उसमें वाटर का मास निकालना है मुझे, ठीक है। पूरे सोल्यूशन का मास कितना आया 560 ग्राम, और H2O2 के 5 मोल थे, 5 मोल मतलब 170 ग्राम थे, तो 560 में से 170 तो मैं माइनस कर देती हूँ, तो 390 हो गया क्या, है ना। 500 में से 100 कम कर दूँ तो 460, 60 और कम कर दूँ तो 400, और 10 और कम करो 390, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मेरे पास दो चीज़ें थी, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, एक तो H2O2 है, एक वाटर है ना। वाटर हमारे पास है 390 ग्राम्स, और इसके तो मैं मोल ले लेती हूँ सीधे, कितने 5, ठीक है। अब यहाँ मोल्स निकालें, तो गिवन मास 390, मोलर मास 18, सेट होता है क्या कुछ 36, 3 कर ही लेते हैं इसको, 390 डिवाइडेड बाय 18, 2.17, 2 पॉइंट क्या आएगा 21.7 आएगा, ठीक है। ये अब बोलो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ना। एक चेक करते हैं इसको, हाँ 21.7, ओके ठीक है। अब आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, H2O2 के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसके मोल 5, टोटल मोल 5 प्लस 21.7, तो मैं लमसम आंसर लिख रही हूँ। आपके पास आंसर कितना आना चाहिए भाई, आंसर अवेलेबल नहीं है, आंसर आपको चेक करना है, ठीक है। मैं यहीं पे इसको छोड़ दूँ, ये आपका आंसर है, फाइंड कर लोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया, 20V लिखा है तो 1 लीटर H2O2 20 लीटर ऑक्सीजन देगा, 10V लिखा है तो 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन देगा। सीधा फॉर्मूला याद रखो, मोलैरिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 11.2 से डिवाइड कर दो, नॉर्मेलिटी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 से डिवाइड कर दो, कहाँ से आया कैसे आया उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब जेई में थोड़े अलग टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। देखो 5 ml solution of H2O2 liberates 0.508 gram I2 from an acidified Ki solution. Calculate the strength of H2O2 in terms of volume strength. तो H2O2 की स्ट्रेंथ मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल दूँ तो मोलारिटी इंटू 11.2 करना है, तो बस मुझे कुल मिला के H2 क्वेश्चन से नहीं डरना है, मुझे सिर्फ क्या करना है H2O2 की मोलारिटी फाइंड करनी है, और मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब ये मतलब IIT में तो भारी होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो H2O2 है मेरे पास, है ना, और H2O2 की रिएक्शन इसने डायरेक्ट ही कराई, किससे कराई, I2 लिबरेट कर रहा है जब इसने इसकी रिएक्शन कराई Ki से। अब मुझे खाली बैलेंस इक्वेशन दे दो, तो देखो H2O2 HOOH, 2 OH मिल जाएंगे और K पड़ा है तो 2 KOH बना लेती हूँ, तो मैं कहूँगी 2 KOH और 1 I2। बैलेंस है क्या, बैलेंस है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन से ही मुझे पता चल गया कि भाई अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, इनके मोल्स बराबर है ना। फाइनल आंसर मुझे पता है ना, तो मैं याद है ना मुझे ना क्या था, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। तो अपने दिमाग में रखो कि हाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो मैं फाइंड कर लूँगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या, मोलैरिटी को 11.2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, बस कैसे भी करके मोलैरिटी का जुगाड़ निकाल दो, तो मोल का गेम तो चल ही रहा है, ला ले आएंगे मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है, तो मैं कहूँगी मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में, बाई चांस यहाँ मिली लीटर है तो ये मोल की जगह मिली मोल हो जाएगा, और तो क्या होगा
ठीक है। तो मिली मोल आ गया मेरे पास, मिली मोल क्या हो गया, m इंटू वी। कितनी बार सिखाया तुम्हें, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में, ठीक है। तो मुझे पता है अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, अगर ये 1 मिली मोल है तो ये भी 1 मिली मोल है। तो भाई इसके मिली मोल इसके मिली मोल बराबर कर दूंगी, है ना। इसके मिली मोल फाइंड कर लेती हूँ, इसका कुछ तो दिया होगा, तो इसका तो 5 ml दिया है, तो मैं कहूँगी चलो मोलारिटी इंटू 5, वैसे ही मुझे इसकी मोलारिटी चाहिए। इसके मोल्स फाइंड कर लेती हूँ, तो इसका कुछ दिया है क्या, देखो इसका वेट दिया है 0.508। तो देखो मोल्स ऑफ I2 फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कहूँगी मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो बच्चे इसका मास 0.508 और I का मोलर मास, तो I तो 127 होता है ना, सबको पता है। आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 127। तो I2 की बात चल रही है, तो I2 कितना हो जाएगा 254, ठीक है 254। अब क्या करें, ये उड़ा दूँ, ये 1000 मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो 254 और 508 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया 2/1000 मोल से, है ना। ये मोल कितने आए, तो मैं कहूँगी ये मोल आए 2 × 10⁻³ लेकिन मिली मोल्स कितने आएंगे, तो मिली मोल मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 10⁻³ × 10⁻3। भाई ये तो मोल है ना, मोल 2 है तो मिली मोल तो 2000 हुए ना, ऐसे। तो मैं कहूँगी यहाँ पे तो मिली मोल 2 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, तो जितने इसके मिली मोल होंगे उतने इसके मिली मोल होंगे, ठीक है। और तुम परेशान हो गया मिली मोल का कॉन्सेप्ट क्यों लाए, तो बेटा इसको लीटर कर देते ना, 5 ml की जगह इसको क्या कर दो, लीटर कर दो, या सीधा मोल रखो, टेंशन ही क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो मैं लगेगी नहीं मैडम मिली मोल वाला तो मेरे नहीं बैठता दिमाग में, तो इसमें भी टेंशन मत पालो और इधर भी टेंशन मत पालो, मिली मोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता है, तो ठीक है छोड़ो। इतना तो क्लियर है, इसका 1 मोल है इसका 1 मोल है, यानी जितने इसके मोल उतने इसके मोल। तो भाई इसके मोल का फॉर्मूला क्या है, MV। मोल का फॉर्मूला क्या है, MV, वी लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी इसकी मोलारिटी तो वैसे ही मुझे फाइंड करनी है, V वॉल्यूम कितना है 5 ml लीटर में होना चाहिए, तो 5 × 10⁻³ छोड़ो, ठीक है। और इधर मोल निकालो, तो यहाँ फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ मोल आया, मास कितना आया 0.508, 0.508 और मोलर मास कितना आया 254। तो यहाँ पे भी मोल आ गया 2 × 10⁻³ बस। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसका भी 1 मोल था इसका 1 मोल था, तो जितने इसके मोल उतने इसके मोल। तो मैं कहूँगी ये तो मेरे पास ये है 5 × 10⁻³ इंटू मोलारिटी, और ये कितना है 2 × 10⁻³ काट दो भाई, 10⁻³ 10⁻³ काट दो। तो मोलारिटी जो आई वो आई 2/5, मोलारिटी कितनी आई 2/5, ठीक है। अब मोलारिटी आ गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करनी, तो हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू 11.2, है ना। तो मोलारिटी तो भाई 2/5 है, मोलारिटी 2/5 है, इंटू क्या कर दो 11.2 कर दो, सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। तो 11.2 का डबल क्या हो गया 22.4, डिवाइड बाय 5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 5×20 तो 4.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 4.4 V जरूर लिखना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 4.4 V। क्लियर, सिंपल है। अब बताओ क्वेश्चन तो IIT का है लेकिन बना सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। एक स्टेप और आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इसका आंसर क्या भाई, इसका आंसर 0.4 नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 4.4 है ना, ठीक है।